उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। और आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो फिजिक्स में अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस, अगर एस्टेट वालों की बात करूं तो सिंपल सा, अगर आप देखोगे पहले सिलेबस में बता देता हूं जो एस्टेट का सिलेबस है। एस्टेट का क्या है, बेसिकली पहली बार कहां आता है टीजीटी के अंदर, 8th क्लास के अंदर लाइट वर्ड आपको देखने को मिलता है। उसके बाद 10th क्लास के अंदर आता है और फिर हम चले जाते हैं 12th क्लास के अंदर। मतलब 3 क्लासों में, 8th क्लास में थोड़ा सा बेसिक क्या आता है वो भी देखेंगे, साथ के साथ 10th क्लास में क्या आता है और उसके बाद 12th क्लास में क्या आता है वो देखेंगे। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, एस्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट में अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे +2 क्लास से बने हैं। चाहे वो राउंड में बात करूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं अपने पास है 2 और 2 4, 2 6 7, लास्ट ईयर एक आया, टोटल 7। 18 से बात करूं तो कम से कम 7 8 से 9 क्वेश्चन, वो सारे हम कर लेंगे 2 लेक्चर के अंदर। आप सभी कर लोगे, अपने आप से लगाओगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 8th क्लास से स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे जो टॉपिक 8th क्लास में होगा, 10th क्लास में होगा, उसको पूरा डिटेल में करेंगे। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं फिजिक्स से टीजीटी में, एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी करेंगे। DSSS में, यूपी पीजीटी कहीं भी आए हैं सभी करेंगे। कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप निकाल के ले जाओगे। जल्दी से बोल दीजिएगा, ठीक है। करवा दी जाएगी अवेलेबल, वो भी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी यूट्यूब के ऊपर। चले स्टार्ट करें फटाफट से। ऑडियो वीडियो एकदम सही है ना, बिल्कुल चलिएगा। तो सबसे पहले आज का अपना जो क्लास है लाइट के ऊपर, सबसे पहले अगर मैं 8th क्लास के अंदर आपको लेके जाऊं तो सबसे बेसिक आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल सबसे पहले आप देखोगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। वहां क्या है, बिल्कुल आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी कर करके दिखाते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब ये चीजें अपने को नहीं करनी, अपने को ये नाम पता चल गया भाई, अच्छा रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। यहां भी इन्होंने अरेंजमेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन वगैरह ये छोटे बच्चों के लिए आते हैं ना, तो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। और आएंगे तो तुम बड़े वाला कर लोगे, +1 +2 वाले और 10th वाला, तो ये अपने आप ही कवर है हो जाएगा। मतलब तुम्हारे को इतना मतलब है कि यहां ये 8th क्लास में सिर्फ बच्चों को बताया जाता है कि रिफ्लेक्शन नाम की कोई चीज होती है, रिफ्रैक्शन नाम की कोई चीज होती है। अब हम चलते हैं अपना +2 क्लास पे। +2 क्लास में यही सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्या क्या आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि कोई लाइट आके गिरी, कोई ये प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन को मैं ऐसे बना लेता हूं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। ये है अपने पास कोई प्लेन, इस प्लेन के ऊपर मैंने एक लाइट, एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, जिसको तुम बार बार क्या बोलोगे, नॉर्मल बोलोगे। क्या बोलोगे, नॉर्मल का मतलब है वो 90 के एंगल पे है, तो इसको तुम नॉर्मल बोलोगे। जितनी बार भी नॉर्मल बोला जाएगा मतलब इस लाइन की बात हो रही है। अब मैंने यहां से कोई लाइट डाली, मान लो ये सपोज करो तुमने एक लाइट डाली यहां नॉर्मल पे, ठीक है। इसने नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया होगा थीटा, भाई कोई ना कोई एंगल बना होगा यहां थीटा। और उसके बाद ये लाइट दोबारा यहीं से पास नहीं हुई है, लाइन वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई है, बैक बाउंस मार गई है, वापिस इधर से आई और इधर को चली गई। जैसे यहां से इंसिडेंट रे का मतलब है कि लाइट आ रही है, टकराई और वापस चलेगी, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यही आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह करके 8th क्लास में दिखाया जाता है। तो क्या बोला जाता है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। जिस मीडियम में आई, चाहे मान लो यहां एयर थी तो इसी एयर वाली साइड ही वो वापस मुड़ गई, ठीक है, आफ्टर फॉलिंग ऑन द सम सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतनी बात समझ में आ गई है तो फटाफट से हेलो एवरीवन, हेलो स्टारलाइट, हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं तो मैं अब टू द पॉइंट फटाफट से, बीच में बात करेंगे 2-4 मिनट जब तुम थोड़ा बोर होने लग जाओगे। वैसे तो बोर होगे नहीं तुम। सर स्लो कराना प्लीज, फिजिक्स है। अरे बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी तुमको। अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो क्या हुआ, तुम्हें तो समझ आएगा ना भाई। अपनी मास्टरी केमिस्ट्री में है बट तुम्हें तो फिजिक्स समझ आएगा ना, आए तो बोल देना। अगर अच्छा एक बात और सुनो, लेक्चर देखने के बाद पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना क्लास लगी कैसी। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टेट में 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार, और कोई भी एग्जाम हो, चाहे +2 का हो, DSSS किसी का भी हो, जहां रे ऑप्टिक्स, फिजिक्स का कोई टीचर होगा वो खुद बता देगा रे ऑप्टिक्स की इंपॉर्टेंस कितनी है फिजिक्स के अंदर। चलिएगा, इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें, ये पहली लाइन। अब इसके 2 लॉ है, ये लॉ भी यहां इन्होंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। ये अपने को जैसे यहां देखो 8th क्लास में बता दी जाती है बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर एट सेम प्लेन। सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं, मतलब जहां भी होंगी ये तीनों एक प्लेन में होंगी। तो यही है पहला लॉ, क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, मतलब ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है। दोनों समझ में आ गई ना बातें। सर जैसा भी हो पढ़ा दीजिए, बाकी कोई नहीं पढ़ा रहे। नहीं, सब पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ाते हैं सब, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं पढ़ाते, पढ़ाते हैं।
ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। चलिएगा, अभी अगर हम यहां बात करें तो यहां इंसिडेंट है और यहां रिफ्लेक्टेड है। इस एंगल को बोलेंगे आई। जो इंसिडेंट रे आने वाली लाइट बनाएगी उसको आई बोलेंगे, जो जाने वाली बनाएगी उसको आर बोलेंगे। नाम से याद रखना है, इंसिडेंट में आई आ रहा है तो आई एंगल। ये लो कहता है कि दोनों एंगल सेम होंगे। दूसरा कहता है कि चाहे कोई सी भी रे हो, चाहे इंसिडेंट हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, और साथ ही नॉर्मल। नॉर्मल तो कोई रे तो नहीं है ना, वो तो हमने परपेंडिकुलर डाला है। वो सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में। एक प्लेन का मतलब क्या है सर? एक प्लेन का मतलब क्या है? मेरे पास कोई बुक फिजिक्स की उठानी पड़ती है क्या? बुक ऐसे समझ लो यार। मान लो ये वाली मेरे पास फिजिक्स की बुक है, लेट्स सपोज ये वाली, ये फिजिक्स की है वैसे, ठीक है, प्लस 2 क्लास की। अगर ये वाला ये एक प्लेन है 2D के अंदर देखूं तो ये प्लेन है, या तो ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ऐसे होती तो जेड एक्सिस में। 2 डायमेंशन में ना तो एक ही प्लेन में है ये सारी की सारी। इतनी बात याद रखनी है। अब तुम्हारा 8th क्लास क्या कहता है? 8th क्लास में 2-3 चीजें और है, कई बार नाम डाल दे मान लो थोड़ा सा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये चीज हम देख के आ चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। कोई आपने सरफेस ली थी, ऐसे गिरी थी ऐसे, ठीक है। इसको हमने क्या किया, देखो ये लाइट यहां बाउंस की, इसको हमने पीछे मिलाकर यहां इमेज बनाई। ये थोड़ी देर में तुम्हारे पास सामने सारे आ जाएंगे जब क्वेश्चन आएंगे। अब इसने कहा कि कई बार क्या होता है कि कोई सरफेस ऐसी टूटी फूटी है, मान लो रफ सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, उस पे गिरा तो अलग अलग एंगल से पैरेलल नहीं चली वो सारी की सारी लाइन। ये कहता है कि व्हेन द ऑल पैरेलल रेज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू ए रे फॉर इरेगुलर नॉट पैरेलल द रिफ्लेक्शन इज नॉन डिफ्यूज्ड और इरेगुलर। अगर मान लो ऐसा वर्ड यूज कर लिया जाए जो कि प्लस 2 में नहीं किया जाता, आपसे 8th क्लास के बेस पर ये नाम आ जाए, तो आपको क्या मतलब समझना है कि जिस सरफेस पे गिर रही है वो सरफेस क्या है? इरेगुलर है, ठीक है। तो ये कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया है, ये मतलब नहीं है। ये कहता है द डिफ्यूजन is not due to failure of the law of reflection. law of reflection fail नहीं हुआ है, it is caused by the irregularities in the reflecting surface। मतलब आपसे ट्रू और फॉल्स में ऐसा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। क्लियर है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने देख ही लिया जो अभी देखा था, ठीक है। अब देखो आगे यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके, यहां से स्टार कर लो। यहां से क्वेश्चन कोई भी टीजीटी का एग्जाम, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि मैंने लिया सर एक प्लेन मिरर, उस प्लेन मिरर में क्या क्या विशेषताएं होंगी, आपको इतनी बात याद रखनी है बस। पहला क्या होगा भाई, जो भी इमेज बनेगी प्लेन मिरर होना चाहिए। पहली बात है, मिरर क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, प्लेन मिरर होना चाहिए, कोई स्फेरिकल ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जितने साइज का हम इमेज इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उतने ही सेम साइज का क्या करें, जैसे ये पी है कोई ऑब्जेक्ट और इसके बीच में मिरर लगा दिया और इधर तुम देख रहे हो, दोनों का साइज क्या होगा? सेम। एक याद रखोगे, प्लेन मिरर में साइज क्या होगा? सेम, पहली बात। दूसरा, जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से वो क्या करेगी? सेम डिस्टेंस पर बनेगी। मतलब मेरे पास ये मिरर है बीच में, इससे इस साइड क्या है? कोई चीज रखी हुई है, उस जितनी दूरी पे वो होगा ऑब्जेक्ट, उतनी दूरी पे उसकी इमेज बनेगी और दूसरी साइड बनेगी बैक ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी? कि मिरर अगर प्लेन है तो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे दूसरी तरफ बिहाइंड द मिरर क्या बनेगी? इमेज बनेगी, सेम साइज की होगी और वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब क्या है? वर्चुअल का मतलब रियल नहीं है, वो उसको हमने बनाया है। अभी तुम देख रहे थे वर्चुअल नहीं थी, हमने इस लाइन को देखो, कट लाइन को एक्सटेंड करके आगे, भाई मैं यहां से देखो, यहां से लाइट गिरी प्लेन मिरर पे और लाइन ये ऐसे बाउंस होगी, मैं यहां से देख रहा था, तो हमने इसको क्या किया? आगे ऐसे 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 करके यहां इमेज बनाई है। तो वो इमेज थी नहीं, हमने क्रिएट की एक वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब समझते हो ना, सब कुछ वर्चुअल। रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या आता है, ये समझ में आता होगा। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है कि सीधी। इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी खड़ी, जैसे ये है वैसे ये है, ऐसे एक ये है और अगर मान लो इमेज ऐसी होती तो ये क्या हो जाता? उल्टा हो जाता ना। इरेक्ट का मतलब सीधा। इतनी बात समझ में आ गई। ये पहली तीनों चारों बातें आपके दिमाग और जहन में बैठ जानी चाहिए। पहली 4 बात इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट क्या रहेगी आपके लिए? लिटरल इमेज जो होती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है, थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड होती है। आगे जब अल्फाबेट वगैरह में दिखाऊंगा, जब ये 2 या 3 सेशन, मैक्सिमम 2 सेशन लगेंगे या 3 लगेंगे। रे ऑप्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा, गलत नहीं करके आओगे, चाहे कितना भी मुश्किल डाल दे एग्जामिनर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी तुम्हारे को समझ में आएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब एक बात इसको नोट कर लो, बार बार आएगा फोकल लेंथ। अब थोड़ी देर में फोकल लेंथ वगैरह हम देखेंगे क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेन मिरर की जब भी दोनों में से कुछ भी पूछ ले आपसे, चाहे आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ ले, अभी सारी चीजें आ जाएगी तुम्हारे पास। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस, कर्वेचर, सारी चीजें आ जाएगी। बस तुम्हें अभी के लिए इतना बात याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसकी क्या होगी, रेडियस पूछ ले ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर के लिए तो वो इन्फिनिटी होगी। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया है ताकि ये इंपॉर्टेंट है। जल्दी बोलो फटाफट से।
अब देखो प्लेन मिरर से एडवांस क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम के अंदर। ये तो थी 10th क्लास तक की बात, ये तो थी 10th क्लास तक की बात। ये सारी बातें तो आपको 10th में भी बता दी जाती है। अब क्वेश्चन कहां से क्या बनता है, देखो आपसे ऐसा पूछा जाता है, ये एक्टिविटी करवाई जाती है 8th क्लास के अंदर एक, वहां ये फॉर्मूले वगैरह नहीं बताए जाते। 8th क्लास के अंदर एक एक्टिविटी तो करवाई जाती है कि भैया हमें ऐसे दो मिरर को, अगर ऐसे मान लो मैंने दो प्लेन मिरर लिए, मान लो एक ये वाला तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये वाला प्लेन मिरर है और ये भी, और इसको हमने किसी गम से जोड़ दिया, ऐसे बोलता है 8th क्लास के अंदर, किसी एंगल थीटा पर हमने रखा, तो भाई इमेज कितनी बनेगी ये पूछता है। क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, नंबर ऑफ इमेज। वैसे तो 2-3 चीजें बताऊंगा इस पे, सबसे पहले इमेज का कंसेप्ट समझो। आपसे पूछा कि दो प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, किसी भी थीटा एंगल कुछ भी आपको दिया हो सकता है। वो कहता है कि नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, हमें ये पता करना है कि अगर हमने ऐसे रखा तो कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेगी। ये नाम पहली बार कहां आता है, 8th क्लास के अंदर आता है आपका कैलिडियोस्कोप। ठीक है, सिर्फ क्या पता करने के लिए, दिस इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन द टोए कैलेडियोस्कोप, जो भी होगा गूगल करके देख लेना। अब ये कहता है कि 360 बाय थीटा कर दो, जो भी तुम्हें एंगल दिया होगा, मान लो यहां कुछ भी एंगल दे दिया, 60 डिग्री एंगल दे दिया या कुछ भी दे दिया, उसको क्या कर दो 360 बाय थीटा कर दो। अगर इवन इंटीजर आता है देन नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, अगर मान लो 360 को आपने थीटा से डिवाइड किया और नंबर आपके पास इवन आता है, इवन का मतलब 2, 4, 5, 6, तो तुम्हारे पास क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी 360 बाय थीटा -1, जो भी आए उसमें से एक माइनस कर दो, और अगर ओड इंटीजर आता है तो वही रख दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसने कहा कि अगर मान लो तुम्हें एंगल थीटा दे दिया, क्वेश्चन में एंगल थीटा दे दिया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, तुम कहोगे सर इवन आएगी, 6 आएगी ना वैल्यू, एन की वैल्यू 6 आ रही है, तो एक माइनस करके लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 5, कि उस केस में हमारे पास इमेज कितनी बनेगी 5 बनेगी। बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया ये वाली चीज, सिंपल सी बात है। जो भी एंगल दिया हो उससे डिवाइड करो, अगर जो नंबर मिले अगर वो इवन मिल जाए तो एक माइनस करके लिख दो, अगर ओड आता है तो वही लिख दो। जैसे 40 से किया तो 9 आया, 9 ओड है तो वही 9 ही क्या हो जाएंगी, इमेज हो जाएगी। दो, ये बात समझ में आ गई। अगली बात क्या पूछेगा कि कोई प्लेन मिरर है, उसके सामने तुमने ऑब्जेक्ट रखा, इधर ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, जितनी स्पीड से ये इसकी तरफ आएगा या जितनी स्पीड से ये उससे दूर जाएगा, इसकी इमेज इधर बनी हुई थी, वो उतनी ही स्पीड से नहीं, उससे डबल स्पीड से उसकी तरफ आएगी या उससे दूर जाएगी। क्या बोला गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये जितनी स्पीड से इसकी तरफ आएगा या जितनी स्पीड से इसकी दूर जाएगा, टुवर्ड्स और अवे का मतलब है उसके पास भी आ सकता है, उससे दूर भी जा सकता है। ठीक है, v स्पीड से जा रहा है ये, ठीक है, अपने को नहीं पता कितने से जा रहा है, v से बोल दिया इसने, तो कहता है कि जो इमेज होगी ना इस ऑब्जेक्ट की, मूव टुवर्ड्स और अवे टू v, मतलब डबल स्पीड आपको करके आंसर को टिक करना है। बात समझाई, अगर ऑब्जेक्ट v से जा रहा है तो इमेज कितने से 2v से। क्लियर है यहां तक की बात। अगला एक पॉइंट यहां और आपको क्या याद रखना है कि अपने से यह पूछा जाएगा कि भाई मैं ना मिरर लेके आ रहा हूं मार्केट में जाकर, तो यार मैं कितनी हाइट का लेके आऊं, कम से कम मिनिमम उसकी लेंथ कितनी लेके आऊं मिरर की, कि इमेज जो आदमी उसके सामने खड़ा है, कोई इमेज मान लो तुम्हारे घर में कोई मान लो 6 फीट का है, ठीक है, उसकी तुमको फोटो देखनी है, ठीक है, ठीक है, तो तुम ये कहोगे कि मैं कितने का मिरर लेके आऊं कि वो मुझे पूरा उसकी फोटो पूरी आ जाए। तो ये कहता है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर टू फुल लेंथ इमेज ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इक्वल टू द हाइट h ऑफ द पर्सन h/2, मतलब जिसकी अपने को चेक करनी है, जिसकी इमेज बनानी है, उसका h/2 तो होना ही चाहिए, h/2। उसकी इमेज का आधा भी होगा ना तो भी उसकी पूरी फोटो आ जाएगी। हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, जिस पर्सन के बारे में, तो h/2 याद रखना है, 2v याद रखना है, और ये 2 थीटे वाले एंगल याद रखने हैं। प्लेन मिरर से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जानेगा। जल्दी बोल दो भाई फटाफट से, समझ में आया बात। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, जल्दी आंसर तुम करोगे फटाफट से, पहले क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से, फास्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दिया करो, फटाफट से आंसर करो, फास्ट, वेरी फास्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो जाना चाहिए अब साथ के साथ ही। कहता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, प्लेन मिरर से इमेज बनी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी सर, बिल्कुल वर्चुअल बनी, वर्चुअल बनी। बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज, बिहाइंड द मिरर इनलार्ज थी क्या, बड़ी थी, नहीं सर, ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, अगला कहता है कि कोई मेन अप्रोच ए वर्टिकल प्लेन मिरर एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कोई आपके पास प्लेन है, ठीक है,
अप्रोच कर रहा है मिरर की तरफ कितने की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। तो कह रहा है कि व्हाट रेट डज द अप्रोच हिज इमेज, अगर उसकी इमेज बनती है तो कितनी स्पीड से उसको अप्रोच करेगी। ऑप्शन बना देता हूं, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड। जल्दी से बता दीजिएगा, सबके ऊपर सेकंड लगा दीजिएगा, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, चलिएगा। ठीक है जी, चले आगे। हो गया क्लियर, सबको आ गया आंसर। 4 मीटर पर सेकंड, जितने से जाएगा उतने से उसका डबल कर दोगे। लो जी, सॉल्यूशन देखो तो देखो फटाफट से, माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, तुम्हें सिर्फ डबल करके आना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सॉल्यूशन साथ में है, बस समझना है, कंसेप्ट बनाने हैं अपने को, टाइम खराब नहीं करना। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है भाई, कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली। क्या कह रहा है, नॉर्मली। अरे ये तो नॉर्मल तो हमने बनाया था, नॉर्मल तो हमने बनाया था, ये था नॉर्मल। और ऐसे लाइट हम डालते थे, इसको इंसिडेंट लाइट बोलते थे और इसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते थे। अब ये क्या कह रहा है कि जो तुम लाइट डाल रहे हो ना भाई साहब, तुम लाइट ये डाल रहे हो, इसको रेड कलर का कर देते हैं। ये क्या डाल रहे हो, नॉर्मली डाल रहे हो, तुम तो ऐसे ही डाल रहे हो। तो ये इस एन के साथ कितने का एंगल बनाएगा, तुम कहोगे आई तो 0 बनाएगा सर। भाई दोनों ऐसे ही हो गए तो उनके बीच में एंगल तो 0 ही हो गया ना। दोनों भाई वो जो इंसिडेंट रे थी वो ऐसे ना गिर के ऐसे गिर रही है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली, तो मतलब इसका मतलब आई क्या है, 0 है। इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। अगर इंसिडेंट एंगल 0 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, आई इज इक्वल टू आर होता है। तो आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मजा आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा, दोनों 0 होंगे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिएगा अगला आता है, विच इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करके देखना, किसी चीज को हम क्या कर देख रहे हैं, बड़ा देख रहे हैं। अभी ये फॉर्मूले और भी आएंगे आगे, इसका फॉर्मूले से पहले मैं जैसे यहां इन पे ले चलता हूं तुमको मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला के बारे में जानने से पहले अभी तुम एक बार ये खोल लिया तो इसको देख लो पहले। ये क्या है, आई क्या है, मान लो इमेज है, ओ ऑब्जेक्ट है। एम जब भी निकालना हो तो ऊपर क्या होगा, इमेज, और नीचे क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझे। आई इक्वल टू ओ, ये तो हमने देख ही लिया कि चाहे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या होता था, सेम होता था। सर आपने बता दिया था कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम होगा, और सेम होगा तो +1 आएगी वैल्यू। आपसे पूछा जाएगा प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो क्या कहोगे, +1 होगा। यहां तक की बात क्लियर है तो जल्दी बोलो, फटाफट से आगे बढ़ो। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं, तुम्हें ना तो कोई डेरिवेशन करने ना कुछ और करने। ठीक है, स्फेरिकल मिरर आ गए। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या समझ रहे हो, स्फीयर है और उसको काट रखा है मान लो बीच में से, जैसे ये वाला मेरे पास स्फीयर है मान लो ये वाला, और इसको मैंने काट दिया, मिरर बन गया ना। इसी के बारे में चलेगा, अभी चलेगा मिरर, उसके बाद आएगा लेंस, और लेंस के ऊपर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज तो बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, आज की चीजें समझ में आ गई तो यूं मान लो सारी चीजें ही समझ में आ जाएगी तुम्हें। ठीक है, चलिएगा जी आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब तुम्हें एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो अभी के अभी, मिरर फॉर्मूला। जब भी मिरर की बात आएगी तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक तो ये अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, क्या v है क्या u है, ये सारी बातें अभी देख लो। ये कहता है कि सबसे पहले, जिसको नहीं पता वो देख लो, फटाफट से बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कोई भी स्फेरिकल मिरर हो सकता है अपने पास। कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये है अपना पोल मान लो, जो आपके पास कर्वेचर दिया हुआ है, स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है, उसका पोल P लिखा हुआ है, ये पोल है मान लो। इससे जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस मान लो, इस ऑब्जेक्ट है AB, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है अपना। तो इसकी जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, U बोलेंगे। U क्या होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी। U क्या होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी। और V क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस होगी। V किसकी होगी, इमेज की। इतनी बात तुमको समझ में आनी चाहिए। अब तुम जैसे क्या करते हो, किसी ग्राफ के अंदर भी तो तुम प्लस माइनस मेजर करते हो ना, इस साइड प्लस इस साइड माइनस में, वही करना है। नोटेशन क्या है, अगर मिरर से मैं इस साइड चल रहा हूं राइट साइड में तो मैं प्लस में लूंगा वैल्यू, अगर मैं इस साइड चल रहा हूं तो मैं माइनस में लूंगा। ये सिर्फ नोटेशन है। अगर मैं जैसे अब ग्राफ में तो ऐसे ही चलते हो ना, ये प्लस वाई एक्सिस बोल देते हो, इसको माइनस वाई एक्सिस, इसको प्लस एक्सिस, इसको माइनस एक्सिस, एक्स एक्सिस, यही बोलते हैं। ऐसा ही ऐसा करना है। अगर इमेज ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं तो प्लस में हाइट मेजर करेंगे, अगर ये उल्टी है तो इसकी माइनस में हाइट मेजर करेंगे। इतनी बात समझ में आई है तो बोलो जल्दी से फटाफट से, यहां तक की क्लियर है, यहां तक की बातें सभी को। फॉर्मूला याद रखोगे, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ से
क्या कहता है कि यू हैव ऑलरेडी नो द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ फ्रॉम द पोल टू इट्स फोकल लेंथ एफ, देयर इज ए रिलेशनशिप। आपको ये सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, फॉर ऑल द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मिरर के लिए हर बार ये वैलिड रहेगा। बस एक फॉर्मूला याद कर लो दोस्तों, मेरे कहने पे कर लो, इतना कर लो, बस इतनी बात मान लो, फॉर्मूला याद कर लो। अब इसने जो बातें हमने की अभी वही बातें ये करेगा। इसने साइन कन्वेंशन बताया, वही कुछ नहीं है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में प्लेस करेंगे, जैसे इसने लेफ्ट साइड में रखा है ऑब्जेक्ट को। ये कह रहा है कि ये जरूरी है तुम्हारे लिए, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, डायग्राम बनाए होंगे, पेपर में भी करके आए होंगे, वही चीज है। बस थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया, भूल गए होंगे, मे भी हो सकता है दूसरे फील्ड में चले गया होगा, कोई बायो में चला गया होगा, कोई केमिस्ट्री में आ गया होगा, तो भूल गए होंगे, बस इतना ही हुआ होगा। चीजें तुमने सब पढ़ रखी है। कहता है कि सारी की सारी डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पी से मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंस एक्स एक्सिस, इधर प्लस लेंगे, इधर प्लस लेंगे, इधर माइनस लेंगे, वो सारी चीजें बस मेंशन की हुई है और कुछ भी नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन, अभी हम जो बात करके हैं उसके बारे में कह रहा है कि इट प्रोड्यूस ए स्फेरिकल मिरर गिव रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड, बड़ा करके देखा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइड। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। अभी हमने कहा था ना, ऊपर हाइट आएगी इमेज की, नीचे किसकी आएगी, ऑब्जेक्ट की। तो यही तो लिखा हुआ था वहां भी, तो क्या था, क्या था, आई बाय ओ लिखा हुआ था ना, हाइट के बारे में लिखा हुआ था ना। हाइट किसकी थी, इमेज की, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट की। मजा आ रहा है सबको, सेशन में मजा आ रहा है ना सबको एकदम से। चलिएगा नेक्स्ट, बस वही कुछ नहीं हो गया। अगर देखो, अगर तुमसे कभी भी क्वेश्चन आए और अगर मैग्निफिकेशन पूछे किसके बेस में, अगर तुम्हें हाइट देकर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर तुम्हें इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देकर पूछे, मतलब v और u देकर पूछे, तो माइनस v बाई यू कर देना, माइनस v बाई यू कर देना। अब देखो v क्या था, डिस्टेंस किसकी थी, इमेज की, इमेज की डिस्टेंस थी, इमेज की डिस्टेंस थी। तो अपन ने ऊपर इमेज की डिस्टेंस लिख दी, नीचे ऑब्जेक्ट की बाहर माइनस लगा दिया। बस मिरर के लिए आपको इतना ही करना है, ठीक है जी। ये अब 4 मीटर पर सेकंड कैसे आ रहा है, ये तो बहुत पीछे हो गया, 4 मीटर पर सेकंड वाला तो, अच्छा पीछे देख रहे होंगे कई लोग, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात क्या कहता है ये, कि इट मे बी नोटेड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिया जा रही है, टेकन पॉजिटिव, यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। कहता है कि यूजुअली हम ऐसे रखते हैं, तो ये तो प्लस की हो गई वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू हम प्लस की लेते हैं। द हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी, वर्चुअल का मतलब है जो सीधी बनेगी, वर्चुअल का मतलब है जो सीधी बनेगी, तो वो भी तो पॉजिटिव ही होगी ना, दोनों केस में पॉजिटिव होगी। तो ये कहता है कि तो फिर नेगेटिव कब होगी, अगर इमेज ऐसे बनेगी मान लो, तब क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी रियल। अभी ये थोड़ी देर में तुम्हें सारी चीजें एक स्लाइड पे आएगी, तब सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। यहां तक समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा कि सर समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे एक थोड़ा सा 8th क्लास में मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ है दिखा देता हूं। व्हाट इज ब्रेल सिस्टम, व्हाट इज ब्रेल सिस्टम, आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है। ये कुछ नहीं है, आप साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो ब्रेल, ठीक है, जिसमें क्या था कि जिसको थोड़ा कम दिखाई देता है, ब्रेल, लुइस ब्रेल ने क्या की थी, एक वो सिस्टम बनाया था जिसको टच करके क्या किया जा सकता था, पढ़ा जा सकता था, ऐसे टच करके। यह बात समझ आ रही है, ये साइकोलॉजी में भी पढ़ते हो, बस वो थोड़ा सा लाइट से हो गया ना रिलेटेड। 8th क्लास में आईज के बारे में आता है, इसी चैप्टर में आता है, लाइट वाले में आई के बारे में। अपन लोग इस चैप्टर में नहीं करेंगे, आई के ऊपर एक पूरा लेक्चर रखेंगे, जितने क्वेश्चन है वो कर लेंगे। आई के बारे में, कहां लाइट रिसीव करता है, इरिस का क्या काम होता है, प्यूपिल का क्या काम होता है, सिलेरीज मसल्स क्या होती है, ये सारी चीजें हम बाद में कर लेंगे एक अलग लेक्चर में। इसके अंदर साथ ही कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इस चीज को, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब तुम क्या कहोगे, सर बात तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोल दी। अब यही है बस, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्सेज फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, जिसको ब्रायल लीप भी बोलते हो तुम, ठीक है। ये खुद क्या थे, हिमसेल्फ विजुअली चैलेंज्ड थे, ठीक है, पर्सन चैलेंज्ड। पब्लिश किया इन्होंने एक 1821 में। इसके बाद कहता है कि इसने एक सिस्टम अडॉप्ट किया था, ठीक है, उसमें क्या थे, जो भाई मेनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। इसके अंदर 63 डॉट पैटर्न थे, कैरेक्टर्स थे, आपको कुछ भी ये नहीं पूछा जाएगा ना कुछ ऐसा, ठीक है। तो ब्रेल किसके लिए होता है, जो विजुअली इंपार्ट होते हैं, जिनको कम दिखाई देता है, उनको हेल्प करता है पढ़ने लिखने में। और इसके काफी बड़े बड़े एग्जाम्पल निकल के आए, ये बहुत टेक्निक बहुत कामयाब हुई, और इनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे 8th क्लास में आपके। आएगा आगे क्वेश्चन आएगा, सारे आएंगे, एक स्लाइड आएगी, थोड़ा सा सब्र रखो। जब ये 3 लेक्चर हो जाए उसके बाद तुम्हारा कोई डाउट बच जाए तो बोल देना, ठीक है। अभी एक बार सुनते चलो, बस तुम सुनते ही चलो। अभी यहां क्या बोला गया है,
ये इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं बस कि विजुअली इम्पार्ट ये था, उसने ये किया, इसने ये किया। जैसे हेलन ए केलर अमेरिकन की ऑथर और लेक्चरर थी, मोस्ट ऑफ द नॉन इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, सी लॉस्ट हिज साइट, सी वाज 18 मंथ ओल्ड। जब वो 18 महीने की थी तब सी रिजोल्व कोरेज encourage complete her graduation from the university, she wrote a number of books and story of my life। तो ये बात देख लो, अब 18 महीने की लड़की जिसने अपनी वो क्या खोदी, आंखें खोदी, और उसके बाद उसने ग्रेजुएशन भी की है, नंबर ऑफ बुक्स भी लिखी है इसी के चलते। ऐसे ही अलग अलग दो लोगों के बारे में और बता रखा है, रविंद्रा जैन के बारे में, ये 8th क्लास का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक बात चल रही थी प्लेन मिरर की। अब तक जो हम बात कर रहे थे प्लेन मिरर की कर रहे थे, प्लेन मिरर से लाइट टकराई। अभी वहां तो हमने कुछ भी दिक्कत नहीं आई, अपने को दिक्कत क्यों नहीं आई, वहां सिर्फ इतना ही खेल था कि इमेज को कहीं भी रख लेते हम, यहां रख लो, यहां रख लो, बस उसकी इमेज इस साइड, ऑब्जेक्ट को यहां रख लो, यहां रख लो, उसके अकॉर्डिंग ही क्या उसकी इमेज बन जाती थी प्लेन मिरर में। अब जो मिरर आएंगे स्फेरिकल मिरर, उनमें 2 टाइप के हो जाएंगे, और उनमें जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी। बस यही तो आपको याद रखना है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, मिरर पे नहीं आया, सेम क्वेश्चन एस्टेट के अंदर आया है, लेंस के ऊपर पोजीशन पूछी गई कि इमेज को यहां रखेंगे तो कहां बनेगा। ठीक है, तो हो सकता है यहां से भी आ जाए, तो करके तो जाना पड़ेगा ना, सारा समझ रखा होगा तो क्वेश्चन को आंख बंद करके तुक्का नहीं मारोगे, इतनी बात की गारंटी है। तुम चाहे आप बायो से हो, अगर आपने क्लास देख रखी होगी तो आप तुक्का तो नहीं मारोगे एटलीस्ट। ये कहता है 2 टाइप के मिरर होंगे, एक होगा कन्वर्जेंट और एक होगा डाइवर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, और नहीं तो भाई तुमने साइकोलॉजी में जरूर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, साइकोलॉजी में जरूर पढ़ लिए होंगे। अब कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जो इकट्ठा कर दे सबको एक जगह, कन्वर्ज, और डाइवर्जेंट का मतलब फैला दे। जैसे ये वाला अपने पास कोई सरफेस है, मिरर है, जिसको बोला है जो कन्वर्ज कर रहा है उसको क्या बोल दिया, कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जेंट, और कन्वेक्स को क्या बोल दिया, डाइवर्जेंट। ये बात तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि कनकेव को क्या बोला, कन्वर्जेंट, और कन्वेक्स को क्या बोला, डाइवर्जेंट। ठीक है, बोलो यार जल्दी से बोल दो, फटाफट से बोल दो। ठीक है, ऐसे याद रख लो। चलो वैक्स किया तो क्या होता है, मान लो हाथ पे बाल है, ये बाल सारे एक साथ है, वैक्स करोगे तो इनको पाड़ के फेंक दिया सबको, ये सारे अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए, ऐसे याद रख लो। वैक्स क्या कर रहा है, दूर दूर कर रहा है ना सबको। अभी ये इतने से एरिया में थे बाल मान लो, और इनको बाल को फाड़ के परे फेंक दिया, निकाल दिया, तो वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए ना। तो ऐसे याद रख लो, वैक्स का मतलब डाइवर्जेंट कर दिया, वैक्स कन्वेक्स दूर दूर। मजा आया सबको, चलो आगे चले आगे। अब इसमें हुआ कुछ नहीं, ये सी सेंटर है, ये पोल है। अब आगे चलते हैं। अब मैं ये जो टेबल है ना, इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो DSSS का, जो सिर्फ 6 से 10 तक का पेपर बनाएंगे जिस एग्जाम में, वो यहां फोकस करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस। इसके बाद अपने पास इसमें 3 टॉपिक आते हैं यहां से। अब ये 8th क्लास का नहीं है, ये 10th क्लास का चलता है मामला। ये जो तुम्हारे पास स्लाइड है ये +2 क्लास की है, 10th क्लास में ऐसी नहीं है। ठीक है, अब तुम क्या कहोगे भाई, सिंपल सा कि सर इनकी पोजीशन याद करनी है और कुछ नहीं करना। क्या करनी है कि कब कहां है, इनके लिए हम देखेंगे डायग्राम, और डायग्राम से तुम्हें समझ में आ जाएगी सारी चीजें एकदम से। मैंने कहा यार, मैंने ये लिया अपना लेंस, कौन सा ले लिया, कनकेव मिरर। कौन सा ले लिया, कनकेव मिरर। और कनकेव कौन सा था, कनकेव तो सर कन्वर्जेंट वाला था, कन्वर्जेंट वाला। मतलब कन्वर्जेंट का मतलब इकट्ठी कर देगा एक जगह, सबको क्या कर देगा, जितनी भी आएगी उनको एक जगह इकट्ठी कर देगा। जैसे ये वाली क्या थी, जो ये आ रही थी, ये आ रही थी, इन सबको एक जगह मिला दिया। ऐसी बात समझ में आ रही है। और इसने देखो दूर दूर फेंक दिए ऐसे। अब तुम कहोगे इनका एक एक को सर इनकी लेते हैं हम तलाशी। पहला केस हमने ये डिस्कस किया कि भाई कहीं भी मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख दूं, इन्फिनिटी पे। 3 पोजीशन याद रखनी है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट F है, एक पॉइंट C है, और एक कोई भी इन्फिनिटी पे है। अगर तुमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को क्या रख दिया, इन्फिनिटी पे, ऐसे लाइट आई, ऐसे लाइट आई, टकराई और F पे मिल गई। इन्फिनिटी से आई तो F पे मिल गई, कहां मिल गई, F पे मिल गई। इतनी बात याद रखोगे। तुम्हें कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तुम कहोगे सर नहीं, कहां बनता हुआ दिख रहा है, यहां तो ये तीर दिखाई दे रहा है, यहां तो तीर ही नहीं दिखाई दे रहा है। इस डॉट पे देखो, यहां छोटे तीर दिखाई दे रहा है, कहीं कोई तीर दिखाई दे रहा है, कहां बड़ा दिखाई दे रहा है। तो पहले केस में हुआ क्या, यहां जो इमेज बनी वो कैसी इमेज बनी, तुम कहोगे सर इन्फिनिटी पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ध्यान से सुनते रहना, इन्फिनिटी पर हमने जब ऑब्जेक्ट को रखा तो लाइट इमेज जो बनी वो कहां बनी, F पर बनी, प्रिंसिपल पर। इन्फिनिटी F आ रहा है तो F पे ही बना देना।
इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो एफ पे बना देना। क्या मैंने इसको बनाने के लिए किसी लाइन को ऐसे आगे कट लाइन को बढ़ाकर बनाया है या अपने आप बन गई थी? तुम कहोगे सर अपने आप बन गई थी। अपने आप बन गई तो क्या बोल दोगे? रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड और रियल। रियल का मतलब वास्तविक है, मैंने ऐसे इसको एक्सटेंड करके नहीं बनाया। ठीक है, तीर छोड़ रहे हो, अच्छा तीर, अरे समझ आना चाहिए अपना काम। पता है क्या है भाई, अगले वाले को समझ आना चाहिए, जो देख रहा है उसको। बात इतनी है बस, चाहे वो मुन्ना हो चाहे मुन्नी हो, कोई देख रहे हो, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, छोटा हो बड़ा हो कोई हो, सबको। ठीक है, तो इसका मतलब उसका साइज कैसा था? पॉइंट साइज था सर, हमें तो दिखाई नहीं दिया। हम तो बिल्कुल, हमने तो एकदम कली आंख बनवाई थी। मैंने नहीं बनवाई, तुम्हारा कह रहा हूं। ठीक है, अब अगला केस, एक केस डिस्कस हो गया। अगला केस क्या कह रहे हैं कि सर अब की बार ना इन्फिनिटी पे तो नहीं है भाई, इतनी दूर भी नहीं है कि इन्फिनिटी पे हमें दिखाई दे रही है कि अच्छा ये पड़ी इमेज, ये है पॉइंट सी, बियॉन्ड सी बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे? बियॉन्ड सी। सी से थोड़ा सा दूर, सी से थोड़ा सा दूर रख दिया तुमने, सी से थोड़ा सा दूर रख दिया सर, रख दिया रख दिया रख दिया सर, रख दिया। अब मुझे बताओ, तुमने ऐसे ऐसे बनाई जल्दी से फटाफट से, तुम्हें वहां ना बनाने, तुम्हें एग्जाम के अंदर बनाने ही नहीं है दोस्तों। तुम्हें तो जो बात बता रहे हो बस वो याद रखनी है। तुम क्या कहोगे? सी से इधर रख, सी से इधर रखी है तो सी से इधर बना देंगे सर, सी के जस्ट इधर बना देंगे सर। तुम कहोगे सर सी के जस्ट इधर रखी है तो सी के जस्ट इधर बना देंगे। मैंने कहा ठीक है बना दो। तुमने कहा कि पॉइंट तो आपने ऐसे लिखवाए थे सर, पी एफ और सी। यहां इन्फिनिटी पे था तो एफ पे थी, एफ इन्फिनिटी में आता है और एफ पे बना दी। तुम कहोगे सर सी के इधर रखी तो इधर बना दी। उल्टी तो बनानी बनानी है, इन्वर्टेड तो बनानी है। इन्वर्टेड है, छोटी भी दिखाई दे रही है, बस तो हो गया खेल। बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, ठीक है सर। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉल साइज की बनेगी, छोटे साइज की बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी। तुम कहोगे सर अगर सी पर रख दूं तो? मैंने कहा सी पर रख देगा तो सी पर ही बना देंगे भाई, क्या दिक्कत है? यहां था अपना पी, यहां था अपना पी, यहां था एफ और यहां था सी। ये कहता है कि अगर मैं यहां रख दूं, तीन केस कर लिए मैंने एक ये था इन्फिनिटी वाला, ये वाला इन्फिनिटी वाला, फिर मैंने सी के इधर रखा तो इन दोनों के बीच में बना दी। मैंने कहा अगर सी पे ही रख दूं तो? तुम बोले सी पे रखो तो सी पे ही बना दो सर, सी पे रखोगे तो सी पे बना दो। तो मैंने कहा लो भाई, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी रियल बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ये नोट कर लो सारे। अगर सी पे रखूंगा तो सेम, सी फॉर सेम सेम। क्लियर है? तो क्या बोलोगे? सेम साइज। अब तक मेरे ख्याल में तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे। अब क्या होगा देखो, अब तक जो हम केस कर रहे थे, जैसे जैसे मैं इमेज को पास लेके आ रहा हूं ना, इमेज का साइज तुम देखोगे बढ़ता जा रहा है। इमेज का साइज क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जब तुमने बहुत दूर रखा ऑब्जेक्ट को तो बिल्कुल ही पॉइंट साइज बना, जब थोड़ा सा पास लेके आए तो थोड़ा सा दिखने लगा बट छोटा था, बट तुम जब सी पे लेके आए तो उतने ही साइज का बन गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा और इधर बढ़ा तो इमेज का साइज बढ़ सकता है। अगर सी से मैंने इधर रख दिया तो इमेज का साइज बढ़ सकता है। तुम कहोगे सर बिल्कुल बढ़ सकता है, देखते हैं। मैंने लो भाई ये रख दिया यहां इमेज को, ये वाला, ये अपन ने टिका दिया तीर को यहां, किसके बीच में? सी और एफ के बीच में। अब मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर आएगी, ये थोड़ी सी इधर आ गई और ये क्या है? उल्टी भी है और बड़ी भी है। तो कहां बना? तुम कहोगे सर क्या बात है, बात बन गई सर, बात है बन गई सर। अरे बात बन गई सर, बात क्या बन गई? उल्टा हो गया सर। जब बियॉन्ड सी था तो सी और एफ के बीच में था, अगर जब सी और एफ के बीच में होगा तो बियॉन्ड सी बन जाएगी। भाई कर्मा, घूम के तो वहीं आना है ना। जब इसने यहां ये खेला कि जब सी से इधर था, बियॉन्ड सी था, तो सी और एफ के बीच में आ गया, और अगर जब एफ और सी के बीच में रखूंगा तो बियॉन्ड सी चला जाएगा। इतनी बात तो समझ आ रही है भाई? ये तो एक ही बात है ना, ये और ये केस तो सेम ही है। ये वाला और ये वाला केस तो बिल्कुल डिट्टो सेम ही है। कौन सा? ये वाला अपना, ये वाला केस तो डिट्टो सेम ही है। यहां तक की बात आई तो बताओ। अब दूसरा ये कहेगा तुम्हारा सेम है तो अपना भी सेम रहेगा। जब इन्फिनिटी पे थी तो एफ पे बनी थी, और अगर एफ पे रख दूंगा तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगी। क्या बोलो यार जल्दी से, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब या मेरे ख्याल में तो तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर तुम बता दे भाई ये हमारा रस का भरा है क्या? किससे पूछ रहे हो भाई? अच्छा आपस में बात कर रहे हो क्या? ठीक है ठीक है, चलो भाई। अब हम क्या बोलेंगे आगे? आगे ये बोलते हैं इतना कि एफ पे डाला तो सी पे, इन्फिनिटी पे बनी, क्योंकि हमने इन्फिनिटी पे डाली तो एफ पे। इन्फिनिटी एफ, एफ आ रहा है, आई फॉर इन्फिनिटी, एफ उसके अंदर आ रहा है, दोनों को साथ साथ रखना है। सी पे बने, सी पे रखो तो सी पे बना दो सेम साइज की। अगर सी से दूर रखोगे तो एफ और सी के बीच में रख दो, साइज छोटा। अब देखो इन्फिनिटी पे आ रही है, रियल इन्वर्टेड है, वेरी लार्ज साइज है, वेरी लार्ज साइज है। अब देखो तुमने और पास ले आए यार, तुम और ज्यादा पास ले आए, तुमने हद ही कर दी बिल्कुल। तुमने क्या किया? एफ और सी के बीच में ले आए। अब सी के और पास ले आए,
ये कह रहा है कि भाई अब अपने बस की बात नहीं है, अब इनका मिलना मुश्किल है, इन लाइन का मिलना मुश्किल है। अब मुझे तो इमेज बनानी है, चाहे इस ब्रांड की बात कर लो, ठीक है, चाहे तुम्हारा रिजल्ट की बात कर लो, अपने को तो बनानी। तो मैंने तो क्या किया भाई, मैंने तो ये कहा, मैंने तरकीब निकाल ली कि भाई ऐसे कर लो, ये लो भाई, इसको ऐसे ऐसे अपन ने एक्सटेंड कर दिया। और जब भी मैंने कहा कि मैं कट करके लाइन और बनाने की कोशिश करूंगा, तो तब तुम बोल देना कि रियल काम नहीं हो रहा सर, ये वर्चुअल काम हो रहा है, ये सारा वर्चुअल काम हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो बस। मैंने क्या कहा कि अब वर्चुअल बनी है, तो तुम्हें एक ही बात याद रखनी है, एक ही बात याद रखनी है कि पूरे कनकेव के अंदर एक ही केस ऐसा था जब वर्चुअल बनी, और वो था P और F के बीच में, P और F के बीच में। तुम्हारी चेट में भी एक बंदा है PUFF, तो इसी से याद रख लेना, दोनों में क्या आ गया, P और F के बीच में होगा, तभी क्या बनेगा, सीधा। ये बहुत ही सीधा साधा सा बंदा, चलिएगा। और इसमें भी क्या होगी, लार्ज। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। अब एक बच गया कन्वेक्स। कन्वेक्स कौन सा था, जो डाइवर्जेंट था। कन्वेक्स कौन सा था, जो डाइवर्जेंट था। इसमें अगर इन्फिनिटी पे होगी, इसमें दो ही केस बनते हैं सिर्फ, इसमें सिर्फ दो ही केस बनते हैं। अगर तुमने 8 इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो 8 द फोकस बिहाइंड द मिरर के पीछे फोकस पॉइंट पे, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, दोनों केस में स्मॉल साइज होगा तुम्हारे लिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। इमेज का साइज कैसा है, छोटा। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, हम मिरर क्यों लेके आते हैं, तुम बताओ, मिरर क्यों लेके आते हैं, किसी चीज को देखने के लिए। अगर मुझे किसी चीज को देखना है और उसको, वो बड़ी चीज है और मैं चाहता हूं यार उसको छोटा करके देखूं, तो छोटा करके देखने में तो ये काम आ जाएगा मेरे। और कोई चीज छोटी है और मैं बड़ा करके देखना चाहूं तो मैं ये ले आऊंगा। बात समझ में आ रही है। और यहां क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हुआ, 8 इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो तो P और F के बीच में बन जाएगा, बिटवीन P एंड F, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बिहाइंड द मिरर। दोनों की फोटो देख लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। फोटो कहां, ये रही, फोटो देख लो, फोटो देख लो, ये डायग्राम देख लो, बस दोनों समझ में आ जाएंगे। इन्फिनिटी पे रख दोगे तो दूसरी साइड पोल पे बन जाएगी, उसके अपोजिट वाली साइड क्या बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी। क्या बोला है, हाईली डिमिनिश्ड साइड, बिल्कुल छोटी सी साइज की बन रही है। और मैं इसको एक्सटेंड करके बना रहा हूं तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। डाइवर्जेंट वाले में याद रख लो बनेगी कौन सी, हमेशा वर्चुअली बनेगी। इसमें दूसरी वाले में क्या बना, P और F के बीच में बनेगी, वो भी छोटे साइज की बनेगी। बस इतनी बात याद रखनी है दोस्तों, यार इतनी बात याद रखनी है तो क्वेश्चन का आंसर करना है। अब देखो, क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, उससे पहले अपन यूज करेंगे। अब यूज तुम्हारे 10th क्लास में भी कम दे रखे हैं, 8th क्लास में भी कम दे रखे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी +2 की एनसीईआरटी में भी कम दे रखे हैं, पर तुम्हें जितने यहां बता दिए जाए जितने ही मिलेंगे कहीं भी ढूंढ लेना, ठीक है। ये सारे डाल दिया अपन यहां। एप्लीकेशन बोल दो, यूज बोल दो, +2 की क्लास है, स्टैंडर्ड है, एप्लीकेशन बोलेंगे, ठीक है। छोटी क्लास में बढ़ाएंगे, यूज बोल लेंगे, ठीक है। बात समझे, इतनी बात है। कनकेव मिरर किस काम आता था भाई, चीज को बड़ा करके देखने के लिए। डेंटिस्ट लोग देखेंगे, आई स्पेशलिस्ट देखेंगे, ENT नाक गले और इसका जो डॉक्टर होता है कान का, वो देखेगा, ठीक है। फोकस ऑन द टीथ, आईज, ईयर, थ्रोट, एग्जामिन द ऑर्गन, इन ऑर्गन को एग्जामिन करने के लिए। बात तो समझ में आ रही होगी ना तुम्हें भाई, बड़ा करके देखना। कनकेव में क्या था, बड़ी साइज की बन रही थी ना इमेज, बहुत बड़ी बड़ी आपने देखा था, साइज बड़ी बड़ी की इमेज। ऊपर जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, कहां, ये देखो, बड़े बड़े साइज की बन रही थी ना इमेज, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, बड़े साइज की इमेज देखने के लिए। अच्छा, यहां क्वेश्चन भी रहेंगे ना बीच में, अच्छा क्वेश्चन थे, चलो अब तो यूज कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला यूज क्या है, कनकेव मिरर आर परफेक्टली ओवर प्लेन मिरर फॉर शेविंग एंड मेकअप। अब तुम देख रहे हो दोनों टाइप वाले, शेविंग वाले भी होंगे और मेकअप वाले भी होंगे, ठीक है। कल भी यूज किया होगा, कल था ना, कल ये था क्या, कल की क्लास में बोल रहे थे ना तुम, या परसों बोल रहे थे। इसको यूज किया है ना कल परसों सभी ने मतलब है जो भी मैरिड है, कनकेव लेंस को, ठीक है, करवा चौथ पे, ठीक है। तो ये उसके लिए ही है भाई। हम क्यों करते हैं, जब मान लो शेव कर रहे हो तो तुम देख के करोगे ना, तुम्हें बड़ा बड़ा दिखाई दे तुम्हारा बियर्ड, ठीक है। यही है कि फेस बिटवीन द पोल एंड फोकस, कनकेव मिरर और वर्चुअल इरेक्ट वगैरह ये पढ़ लेना जो भी है, ठीक है। यही बातें। उसके बाद कहां किया जाता है, रिफ्लेक्टर के अंदर। सिनेमा घर के प्रोजेक्टर है उसमें भी कौन सा यूज होता है, कनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर, ये याद रखना है तुम्हारे को, इनको स्टार करके रखो, कहीं फंसा दिया ना ऑप्शन में तो वहां फिर सोचते रहोगे यार इसको क्या लगाएं, ये तो कभी डेली लाइफ में नहीं देखा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर ये पूरे चैप्टर आते हैं, टेलीस्कोप वगैरह
किसके अंदर? +2 के अंदर। तुम्हें तो अभी यहां याद रखना है। इट इज प्रेफर्ड ऑन सोलर कुकर टू फोकस द सनलाइट। आपको पता है कि सनलाइट आ रही है तो उसको एक जगह इकट्ठा करना है, तभी तो क्या होगा, लाइट जल। छोटी क्लास में वो एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी, कागज जलाने वाला, ऐसे कि लाइट इस पे डालेंगे और ये जलने लग जाएगा। क्या पता 9th 10th 8th में किया था, याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्ट तो, बट किया था। ठीक है। कनकेव पैराबोलिड मिरर आर सर्च लाइट, ठीक है, टॉर्च वगैरह में जो मतलब जैसे जंगल जुंगल में से आपने देखा होगा आगे लगा के चलते हैं। ठीक है। कनकेव मिरर आर यूज्ड इन दिस एंटीना रिसीव द सेंड सिग्नल्स। अभी कोई सिग्नल कहीं से छोड़ रहा है, मान लो वाईफाई है, मान लो वाईफाई लगा हुआ और इसका सिग्नल आ रहा है मान लो दिल्ली वाली साइड से, तो कहीं ऐसा लगा होगा उसके अंदर कि वो उन सबको एक जगह इकट्ठी करके अपने पास खींच ले। इतनी बात समझ में आ गई है तो बोलो यार जल्दी से फटाफट से आगे बढ़े। कोई भी यूज आ जाएगा कर लोगे। अब अगला किसका है अपना? कन्वेक्स मिरर का। अगला कौन सा है जी? कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर क्या है? रियर मिरर। तुम्हारे जो बाइक की है, बाइक का जो शीशा है उस पर लिखा हुआ मिलता है, देख लो, ऑब्जेक्ट्स आर द क्लोजर देन दे अपीयर इन द मिरर। ऐसा लिखा होता है ना, ये इंस्ट्रक्शंस होती है कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो पास नहीं है, दूर नहीं है, उससे कम तुम्हारे पास है। ठीक है। तो उसमें हम क्यों लगाते हैं भाई? शीशा तो हमने इतना सा लगाया है और अपने को पीछे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है वो भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इमेज को छोटा करके बनाता है। इमेज को छोटा करके बनाता है, इमेज को छोटा बनाता है। अरे अभी तो देखा यार तुम्ही ने तो हाँ भरी थी ना कि सर उनका साइज क्या है, बहुत ही छोटा है। और कौन बनाता था? कन्वेक्स वाला। मैंने कहा ठीक है यार बना दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका बाद इसका कहता है कि स्ट्रीट लाइटनिंग के अंदर यूज करते हैं रिफ्लेक्टर का। ठीक है। इन बिग शॉप मॉनिटरिंग एक्टिविटी ऑफ कस्टमर। ठीक है, कोई चोरी चारी ना कर ले। ठीक है, शॉप वगैरह में मॉनिटरिंग करने के लिए कि एक छोटा शीशा लगा दिया और सारे उसमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल, यही देख लो सामने लिखा हुआ है, साइड और रियर सेम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो अगला आ गया। अभी तक क्या था? रिफ्लेक्शन। अभी तक क्या चल रहा था? रिफ्लेक्शन हो गया खत्म। अब अपन आ गया रिफ्रैक्शन पे। किस पे आ गया? रिफ्रैक्शन से। यहां से जितना आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये तो 10th क्लास का ही है, ये तो 10th क्लास का ही है। अब क्या कहा गया? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि ये तुमने ऐसे जो मान लो कोई प्लेन रखा हुआ था और इस पे तुम लाइट ऐसे डाल रहे थे और लाइट वापस बाउंस कर रही थी। अब लाइट वापस बाउंस नहीं करेगी, वो लाइट इसके अंदर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, इसके अंदर से क्रॉस हो जाएगी। कैसे? ऐसे मान लो कि मान लो ये वाला है सिस्टम, ये अपने पास कोई नॉर्मल है। ठीक है, मैंने यहां से लाइट डाली, ये लाइट क्या है? आगे देखो, ये लाइट इधर आगे चली गई, इस सरफेस को कवर कर, ये सरफेस है ब्लैक वाली, इसको पास करते हुए ये आगे चली गई। ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। मतलब ये क्या है अपना, इसने रास्ता तो चेंज किया है थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब ये 2 केस बन सकते हैं। यहां 2 केस कैसे, मैं यहां बता देता हूं, आगे आएंगे भी ये। भाई इसको रेड वाली को ऐसे जाना था, सॉरी ये ग्रीन वाली कर लेते हैं। ग्रीन वाली डाली इंसिडेंट रे, इसको ऐसे जाना था। यहां मीडियम 1 है, मतलब कोई और मीडियम है, यहां कोई मीडियम और है। मीडियम और का मतलब है मान लो यहां एयर है, यहां वाटर है, ऐसे मान लो। ठीक है, और बीच में ये अपने पास कोई सरफेस है, इसके सरफेस से ट्रांसपेरेंट होते हुए वो आगे निकल गई। निकलने के बाद वो क्या है? स्ट्रेट जा सकती थी, बट उसने कोई ना कोई अपना रास्ता चेंज किया, या तो वो इधर बेंड होगी या उधर बेंड होगी। वो अभी देखने वाले हैं क्या बातें हैं। क्लियर है? अब ये जैसे हमने 2 लॉज पहले पढ़ के आए, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज पढ़े हमने। आई आर के इक्वल था नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट और नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में थे। यहां ये क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द इंसिडेंट आर लाई इन द सेम प्लेन। वही तो बात कह रहा है ना जो उसने कही, उसमें यही बात है। ठीक है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये वाला क्या है? लाइट का वाटर से एयर में आएगा, वो भी आएगा, अभी आएगा। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करोगे, धैर्य ही तो चाहिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा था? सर तुम कहोगे ये वाला, अगर यहां ऐसे आके टकराई है ना तो इसको आई बोल दो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। सारे डायग्राम आएंगे, जल्दी जल्दी सुन लो बस एक बार। ठीक है, साइन एंगल, साइन थीटा कोस थीटा, सबने सुना होगा, साइन थीटा कोस थीटा, ये वही साइन है। साइन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। ये कहता है कि साइन आई बाय साइन आर जो होगा ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। साइन आई और आर क्या देंगे? कांस्टेंट वैल्यू देंगे। ये तो होता है कि स्नेल लॉ वगैरह भी आएंगे। दिस लॉ, अभी आप यहाँ क्या कह सकते हो कि दोनों का दिस लॉ इज नोन एज स्नेल लॉ। और ये कब तक है? 0 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए, तब तक ये क्या है? रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट
इज ए कांस्टेंट, ठीक है। इफ द आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये अभी क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पे भर भर के सारे कर लोगे तुम। बोलो यार जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? दो बातें, ये बात याद रखोगे ना इतनी, साइन आई बाई आर, बोलो जल्दी से। स्नेल लॉ कब तक है? 0 से आई जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल, वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो क्या बोल देंगे, स्नेल लॉ बोल देंगे। दिस इज ट्रू फॉर द एंगल 0 to 90, और 90 हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी देखोगे। ये कौन सा आ गया बीच में, अच्छा कनकेव मिरर आ गया क्या, देख लो साथ के साथ फॉर्मूला करी लो, एक याद आ ही गया तो अब इसको क्या छोड़ के जाएंगे। नहीं यार पहले पीछे वाले क्वेश्चन रुको, पीछे वाले क्वेश्चन भी तो करवाने थे ना तुमको, ये वाले क्वेश्चन भी तो दो रह गए थे अपने, दो क्वेश्चन भी तो रह गए थे ना तुम्हारे, ऐसे कैसे चले जा सकते हैं। दो क्वेश्चन करो फटाफट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कनकेव मिरर है, इमेज लार्जर बनेगा देन एक्चुअल, लार्जर इमेज एक्चुअल से बनेगा। क्वेश्चन करोगे यार ये खुद से, एक बार जल्दी से बताओ। ये इस पे बेस्ड है, ये अपना कनकेव मिरर है और ये वाले केस है, कर लोगे क्या? सारे 6 के 6 केस डिस्कस किए हुए, खुद कर लोगे? बोलो जल्दी से, आंसर कर लोगे इसका? क्वेश्चन नंबर 1 लिख दूं? वैसे तुम देते तो हो नहीं आंसर, तो आंसर तो तुम देते नहीं हो कमेंट सेक्शन में, कोई एक दो इक्का दुक्का लोग देते हैं बस, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। आ गया सोनिया का आंसर, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर टू बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड लार्ज बाय द ऑब्जेक्ट द पोजीशन। एक ही तो बनी थी ना, एक ही तो बनी थी। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही बनी थी जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बनी थी और लार्ज बनी थी, एक ही केस था, एक ही केस था, एक ही केस था, एक ही केस था। चलिएगा आगे, कर लोगे? अब ये तुम देखते रहना कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। टाइम खराब नहीं करना भाई, देखते रहना, वीडियो रोक के, तुम्हारा ही काम है देखते रहना। तुम वो यूट्यूब है, वीडियो है, देखते रहना बस। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। डायग्राम दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, आप तो कर लोगे, ठीक है। आंसर भी आ गया भाई, जो फिजिक्स के वो तो आंसर भी दे रहे हैं। चलिएगा आगे। अब एक फॉर्मूला याद कर लो, एक फॉर्मूला याद कर लो। द अबो रिलेशन इज सेम एज फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, चाहे मिरर कनकेव हो चाहे मिरर कन्वेक्स हो। आपसे पूछ लिया जाए आर और एफ के बीच में रिलेशन, आर और एफ के बीच में रिलेशन पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि फोकल लेंथ एफ निकालो, रेडियस इतनी है, रेडियस क्या है, इतनी है, तो जल्दी से क्या बोलोगे, सर r/2 कर देंगे। क्या कर देंगे, फोकल लेंथ r/2। क्या कहता है कि, कहता है कि कोई कनकेव मिरर है आपका, उसको पानी में रखा हुआ है, ऐसा कह रहा है कि कोई कनकेव मिरर है, उसको पानी में रखा हुआ है। व्हाट विल बी द देयर चेंज इन फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज होगा, गिव रीजन। कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो रिलेशन देता है वो f = r/2 होता है। याद हो जाना चाहिए तुमको, साथ के साथ याद हो जाना चाहिए, अगर एस्टेट करेक्ट करना है तो। f = r/2, पानी में डाल दो, कहीं डाल दो, रेडियस चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ये बात याद रखनी है बस। तो मिरर को आप किसी में रखो, उसका चेंज नहीं होगा फोकल लेंथ। आगे बढ़ जाते हैं, चलिएगा। अगला फॉर्मूला अभी हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से, ये सारे फॉर्मूले हम कर चुके हैं। 1/v + 1/uf वाला, I/o m, अगर अपने को किस में बात कर रहा है, हाइट में बात कर रहा है, तो इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट -v/u। अगर मैग्निफिकेशन का तीनों के, अगर मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में पूछ ले तो फॉर्मूला ये हो जाता है। अगर आपको पैसे तो तुमसे पूछेगा नहीं, तुमसे ये दो ही याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, वरना तुम्हें ये दो ही याद रखने हैं बस, तुम्हें ये दो ही याद रखने हैं। अब होता क्या, देखो अगर u और v दोनों सेम होते थे तो +1 आ जाता था। इसका मतलब क्या था कि साइज ऑफ इमेज और उसका क्या है, दोनों का सेम है। अगर इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, बड़ी भी है और ऊपर भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बड़ा होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो बोलो यार जल्दी से, मैग्निफिकेशन ऊपर की तरफ होगा और बड़ा भी होगा, पॉजिटिव होगा। बस ये 3 लाइन तो याद रख लोगे, 2 भी रख लोगे तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा। प्लेन मिरर में तो +1 आ जाएगा। अगर वर्चुअल और इमेज बिगर है तो क्या बनेगा, +1, या m की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव भी होगी, बड़ी भी है, तो m की वैल्यू ग्रेटर आएगी। अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, उनके ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट अपराइट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज उल्टी है, ठीक है, द इमेज इज रियल एंड स्मॉलर, इमेज क्या होगी, छोटी भी होगी और स्मॉल भी होगी। क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें समझ भी आ जाएगा। अभी तक इतनी बात, ये दो पॉइंट याद रख लो। अगर कोई बायो का है या कोई केमिस्ट्री का है तो, और ये वाले फॉर्मूले याद रख लो 2। चलिएगा आगे, बोलो जल्दी से फटाफट से। अब इसमें यही तो कह रहा है, मैग्निफाइड प्रोड्यूस्ड बाय रियर मिरर। रियर मिरर में क्या होगा भाई, तुम बताओ, रियर मिरर में क्या होगा तुम बताओ।
स्मॉल बनेगी इमेज तो छोटी बनेगी, इमेज छोटी बनेगी ना। अरे इमेज छोटी बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ। इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ही छोटा सा होगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या था, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या था, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज ये है, छोटू सा है। तो इस छोटू सा को मैं करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, 1 से कम हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। मान लो इसकी वैल्यू है कुछ भी, मान लो 1 वैल्यू है और इसकी वैल्यू 10 है, तो 1 से छोटा हो गया ना, 1/10 कर दोगे तुम तो हाइट ले लिया इनका, तुमने तो ले लिया m इक्वल टू इमेज ऑफ हाइट है, जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। बोलो यार जल्दी से फटाफट से। बस पूछने का तरीका अलग था कि इसने यहाँ रियर व्यू मिरर लिख के दिया है, मतलब तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये वो है जो बाइक में अपने लगा रहे हैं। लेस देन 1, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए सबका ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, फाइंड अप कर दिए एक जगह, देख लोगे सारे, ठीक है। फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे साथ के साथ समरी टाइप से। बोलो जल्दी से। बोलो जल्दी फटाफट से। चलिएगा नेक्स्ट। क्या पूछा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। जल्दी से आंसर कर दो सारे। 100 लाइक भी नहीं किया यार इतनी देर में। क्वेश्चन आएगा इसका भी, क्वेश्चन डाल दूंगा, क्वेश्चन डाल, ऐसे बताता रहूंगा नहीं समझ आएगा, क्वेश्चन डालते अगली क्लास में क्वेश्चन करवा दूंगा 2-3 इसके। इसका आंसर करो अगले का जल्दी से फटाफट। लेस देन 1 आ गया, अगले का बताओ व्हाट इज द रेडियस। अगली क्लास में 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, क्वेश्चन से समझ आएगा, मुझे पता है तुम्हें। अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ है तो वो अभी दूर होगा ही नहीं। अगर एक बार तुम्हारे दिमाग में 2 चीजें बन गई तो वो अब होगी नहीं, जब तक तुमको उसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में नहीं दिखाऊंगा। इन्फिनिटी आ जाएगी, दोनों चीजें, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, आते ही किया था। चलो अब आ जाओ भाई। अब जो अभी हम बात कर रहे थे कि रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो ये अपने पास क्या है, मान लो कोई स्लाइड है, ग्लास, ठीक है, इधर ग्लास है, यहां वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये एयर है, ये अपने पास नॉर्मल परपेंडिकुलर है, ये एन है, और यहां से तुमने लाइट डाल दी ऐसे, ये एंगल इंसिडेंट एंगल है, और ये यहां इसके साथ नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब ये लाइट जानी चाहिए थी इधर, अभी देखना ध्यान से सुनना, ये लाइट, ये कट वाली लाइन थी ना, ये स्ट्रेट लाइन जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर इसने अपना लाइन जो पाथ है वो क्या किया है, चेंज किया है। वो क्या किया है, अब तुम देखोगे सर ये यहां से, ये कट वाली लाइन है, इस पे बोल रहा हूं मैं, कट वाली लाइन किधर को मूव की है, तुम कहोगे नॉर्मल की तरफ मूव की है सर। मैंने कहा कट लाइन किधर की तरफ गई है, देखो कट लाइन 2 तरफ जा सकती है, यहां तो कट लाइन इधर जाइए, यहां कट लाइन इधर आई, किधर आई है कट लाइन, तुम कहोगे सर इस साइड मूव किया है, और इस साइड कौन है, नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ मूव कर गई, नॉर्मल की तरफ बेंड की है, की तरफ बेंड कर गई। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुम्हें ऐसे पूछूं कि पार्टिकल किसी के पास पास है या दूर दूर है, तो मैं तुम्हें ये बोलूं कि एक तो एयर है, ऊपर तो हवा है, और इधर गिलास है, तो जिसके पार्टिकल किसके पास पास है, ग्लास के पार्टिकल पास पास है या एयर के पार्टिकल पास पास है, क्या बोलोगे, एयर के पार्टिकल पास पास है या ग्लास के पार्टिकल पास पास है। तुम कहोगे सर सिंपल सी बात है, ग्लास के पास पास है, एयर के दूर दूर है, तो इसको बोलते हैं रेयर, और इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। इसको क्या बोल देंगे, डेंसर मीडियम। एक को रेयर मीडियम बोलेंगे, एक को डेंसर मीडियम बोलेंगे। जब जब लाइट, यहां लिखा होगा कहीं, मैं दिखाई देता हूं तुम्हें डायरेक्ट, उसी पे ले चलता हूं पहले। जब जब लाइट, देखो जब जब लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर कहीं वर्ड दिख रहा है यार, ये रहा रेयर मीडियम, ये 10th क्लास में लिखा हुआ है, और डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम तो समझ आ गया, जैसे ग्लास हो गई, और रेयर मीडियम कौन सा हो गया अपना, तुम क्या बोलोगे, एयर हो गई। तो एक्चुअल में ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, यह कहता है कि मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। इसका मतलब यह है कि इन कंपैरिजन दो मीडियम को हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, एक रेयर है एक डेंसर है। द वन लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी ये हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है स्टैटिक में भी, पर वो थोड़ा एडवांस आया है, इस क्लास में तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर लाइट, अगर ये डेंसर है, ऐसे याद कर लो बस, ये डेंसर है और ये रेयर है, ठीक है, और लाइट यहां से यहां आ रही है, तो ये इसकी तरफ मुड़ेगी, ठीक है। और अगर ऐसे है कि ऊपर डेंसर है और इधर रेयर, तो ये लाइट कहां जाएगी, इससे दूर जाएगी, ऐसे। बस इतनी बात तुमको समझ में आनी चाहिए। नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ अगर डी में आ रहा है तो डी में आ रहा है, आर से डी में आ रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ होगा, और अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो दूर जाएगा। बस इतनी बात याद रखनी है तुमको। आ रही है बात समझे, इतनी बात समझ में आ रही है तो बोल दो यार जल्दी से फटाफट से। यही वाली बात यहां एक्सप्लेन कर रखी है,
ठीक है, कि ग्लास है तो इसने क्या किया है, इसकी तरफ बेंड किया है। अगला देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। डेंसर वाटर टू रेयर एयर, एक तो ये बीच में ये क्या दिखा रहा है, अच्छा पैसे भेजने का सिस्टम भी है क्या, सुपर चैट वगैरह, मेरे पास कैसे आ रहा है फिर, मैं खुद को ही दे लूं पैसे, ऐसा है क्या, मैं तो ये भेज देता हूं, लो चलो आप देखो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या ख्याल है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि आपको सिंपल इतना याद रखना है कि मान लो यहां एयर है, यहां मीडियम ग्लास, दो मीडियम हो गए, दोनों मीडियम के एक क्या है, एयर है, एक क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो अब अपन क्या कहेंगे, अगर मुझे मान लो दो मीडियम के अंदर निकालना है, इसको पढ़ने का तरीका देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। जिसका निकाल रहे हैं उसका स्पीड ऑफ मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू बोल रहे हैं। अब इसको यहां से इस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए n21 तो क्या है, ऊपर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ v1 v2, जो पहले लिखा हुआ है उसका नीचे आ रहा है। आ रही बात समझे। अगर मैंने ऐसे लिख दिया n12 तो क्या लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। बात समझ आ रही है, अपोजिट जा रहा है, जो पहले है वो नीचे आ रहा है, जो पहले है वो नीचे आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, नोटेशन समझ में आ रही है, जो पहले है वो नीचे आ रहा है, जो पहले है वो नीचे आ रहा है, इतनी बात याद रखो। चले देखो अभी जो पढ़ा है वही चीजें यहां लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा देख लो कि विजिबल पार्ट जो हमें दिखाई देता है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे एक क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आपको स्पेक्ट्रम की रेंज पूछी गई है। तो जो अपन देख पाते हैं विजिबल रेंज वो कितने के अंदर होती है, 400 से 760 नैनोमीटर तक। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में फ्लो करे उसको लाइट रेल लाइट बोलते हैं, ठीक है। सन इज ए सेल्फ ल्यूमिनस नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, क्या है सन, क्या है सेल्फ ल्यूमिनस नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, आर विजिबल व्हेन द लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय देम रिच अवर आइज। ये तुम्हारे लिख रखा है, देखो यहां तुम्हारे सिलेबस में भी ऐसी चीज मेंशन कर रखी होगी, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस बोल रखा है क्या इन्होंने थोड़ा बहुत, कहीं नहीं बोल रखा, चलो याद रख लेना, फिर भी नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एक ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अगर कोई एक ही मीडियम है, मान लो अभी तक हम दो मीडियम का कंपैरिजन कर रहे थे, देखो n21 लिख रहा था, n12 लिख रहा था, ऐसे लिख रहा था ना, और दोनों का कंपैरिजन कर रहा था। तब मैं ये क्या कह रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में बाय कौन से मीडियम में, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एक ही मीडियम ये एक है, मान लो मेरे पास क्या है, कोई एक ही मीडियम है, मान लो मेरे पास मीडियम m है, कोई भी एक मीडियम, मुझे उसका चेक करना है, मान लो मेरे को पानी का चेक करना है, ठीक है। कंपैरिजन है नहीं किसी के साथ, मेरे को पानी का चेक करना है, तो उस केस में क्या लूंगा मैं सिर्फ जब भी किसी के साथ कंपैरिजन करना हो, दो मीडियम ना दे रखे हो, मान लो तुम्हें दो मीडियम दे दिया, एक ग्लास दे दिया और एक तुम्हें पानी दे दिया, तो दो अलग अलग मीडियम हो गए। तब तो हम देखेंगे कि किसका किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ठीक है भाई। जिसका पहले होगा उसको नीचे लिख देंगे, उसके मीडियम में लाइट की स्पीड, और दूसरे के ऊपर। अभी अपने पास सिर्फ मीडियम है कोई एक, मान लो पानी है यहाँ, तो जब मेरे को एक पानी का निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का कितना होगा, तो मैं कहूंगा कि एयर के अंदर कितनी स्पीड है लाइट की, और उस मीडियम के अंदर कोई भी मीडियम है, चाहे लाइट है, एयर है, आइस है, वाटर है, अल्कोहल है, कोई भी है, ठीक है, उसके अंदर कितना है। तो अपन क्या ये बोल सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C बाय V होता है। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी, नोट्स एप्लीकेशन पे रहेंगे भाई दोस्तों, हाँ बिल्कुल, जो हाँ एप्लीकेशन पे मिलेंगे यार। ऐसा कोर्स ही नहीं देता होगा तुम्हें कोई कंटेंट, आगे का पता नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं देता होगा, ठीक है। C बाय V ये फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा। यहां तुम्हें कुछ याद रखनी है वैल्यू, यहां तुम्हें कुछ वैल्यू याद रखनी है टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। इंपॉर्टेंट वाले तो याद रखने ही रखने हैं। डायमंड वाला कई बार पूछा जा चुका है छोटे एग्जामों में, 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी डाले ही नहीं है यार, एफर्ट नहीं लग रहे, अभी तक खाना भी नहीं खाया है, सही बताऊं तो 10 बज गए 15 मिनट हो गए है ना, ठीक है। एक इसका याद रखना है तुम्हें डायमंड का,
एक तुम्हें याद रखना है वाटर का 1.33, ये याद रखने हैं। जितने रख सकते हो बहुत बढ़िया है, पर इंपॉर्टेंट है उनको तो रखना ही रखना है, ठीक है। क्राउन ग्लास का याद रखना है 1.52, बेंजीन का याद रख लेना, केमिस्ट्री वालों को आसानी से याद हो जाएगा 1.50, ठीक है। ये याद रख लो जितने रख सकते हो। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है एयर का एग्जैक्ट वैल्यू, DSSB वगैरह में डायरेक्ट पूछ लेता है, DSSB वगैरह में डायरेक्ट पूछ लेता है एकदम से वैल्यू उठा के कि यहां बताओ भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ये 10th क्लास का है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, कुछ वैल्यू जितनी याद रख सकते हो रख लेना, इंपॉर्टेंट है वाले, ठीक है जी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करो यार। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, तुम्हें फैन हो ना, कह रहे हम सर तुम्हारे फैन है तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। 100 लाइक नहीं कर रहे हो यार तुम। फिजिक्स के लिए ज्यादा एफर्ट लगता है, तुम्हें पता है ना मैं फिजिक्स का नहीं हूं, इतनी बात तो तुम्हें पता है ना, मैं केमिस्ट्री का हूं भाई, ठीक है। चलो अब चलिएगा। अब क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने कि कोई लाइट रे है, वो एंटर करी है मीडियम ए से मीडियम बी में, मीडियम ए से चली है वो और मीडियम बी की तरफ गई है वो, ठीक है। मीडियम ए से चली मीडियम बी की तरफ गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू ए, बी का ए के रिलेटिव क्या होगा, बी का ए के रिलेटिव क्या होगा, एन बी ए क्या होगा। स्नेल लॉज क्या कहता था, साइन आई रिफ्रैक्शन लॉ, हमें साइन आई बाई साइन आर पढ़ के आए थे ना, 0 से 90 के बीच में एंगल होता था, तो यही तो पढ़ के आए थे ना। अरे पढ़ा था ना यार, याद आ रहा है तुम्हें, पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें, दिखा देता हूं अभी आएगा। कहां चला गया भाई, ये रहा, कहां चला गया, ये रहा, साइन आई बाई आर, याद आ रहा है, ठीक है। जब एंगल क्या हो 0 से 90 के बीच में, अभी मुझे पता नहीं तो मैंने तो फॉर्मूला लगा दिया सीधा, मैंने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया साइन आई बाय आर का, ठीक है, ठीक है। साइन आई बाय आर का इक्वल कैसे हो जाएगा, इक्वल कैसे हो जाएगा, फिजिक्स के हो गया तुम, इक्वल कैसे हो जाएगा। ये एंगल है इंसिडेंट, ठीक है, और ये एंगल क्या है, बी से चली है, कहां से चली है लाइट, लाइट चली है ऐसे, तो ये एंगल हो गया रिफ्लेक्टेड वाला, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वाला और रिफ्लेक्टेड वाला एंगल हो गया अपने पास। तो सिंपल सी बात है कि एक एंगल छोटा है, एक बड़ा एंगल है, एक एंगल है छोटा है, एक एंगल है बड़ा है। वैल्यू क्या आएगी बताओ, वैल्यू क्या आएगी। अभी तुम्हें यार ये भी नहीं पता होगा ना कि साइन आई बाई आर की वैल्यू लेस देन 1, हाँ अब ठीक है। साइन आई की कुछ वैल्यू होगी, साइन आर की कुछ वैल्यू होगी। मान लो ये एंगल कुछ भी है, छोटा है ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, छोटा है, और ये एंगल बड़ा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि साइन आई बाई आर है, साइन आई बाई साइन आर है, समझा के जाऊंगा, कोई ना आ रहा हो तो भी। ये है अपना साइन, अगर साइन का एंगल 0 होता है तो वैल्यू होती है 0, साइन का एंगल 30 हो तो वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। साइन की वैल्यू अगर 45 हो तो 1/√2, साइन की वैल्यू 60 हो तो √3/2, और साइन की वैल्यू 90 हो तो 1। इसका मतलब साइन का एंगल बढ़ रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 60, 90। अगर एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है ना, यहां से यहां जा रहा हूं वैल्यू बढ़ रही है ना। ये एंगल है छोटा, ये तुमने उस डायग्राम में देख लिया, ये एंगल क्या है छोटा, और ये क्या है बड़ा, ये एंगल क्या है बड़ा। तो ये तुमने अभी देख लिया, ये वाला एंगल क्या है छोटा, और ये एंगल क्या है बड़ा, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ना, ये वाला छोटा एक बड़ा है। अगर नीचे वाला वैल्यू बड़ा आएगा और ऊपर वाला छोटा आएगा, मैंने कहा 3 को 7 से डिवाइड कर दो, तुम क्या कहोगे, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी या 1 से छोटी वैल्यू आएगी, लेस देन यूनिटी। बोलो यार जल्दी से, ये बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको, ये बात तुमको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो। अब इसमें मैथ भी आ गया, वो भी तुम्हें दिखा दी, वरना मैं बोल के ये बोल देता कि ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है, तुम याद रख लेना, ठीक है। अब तुम्हें कंटेंट मिल गया, अब तुम याद कर लोगे, अब तुम कंटेंट मिल गया तुम याद कर लोगे। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए तुम्हें सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए होगी, और ये याद करनी पड़ेगी तुम्हें। 0 1/2 कोस की उल्टी हो जाती है, साइन का आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन और कर लो फिर साथ के साथ आ गया तो। कहता है कि आपको डायग्राम एक दिखा दिया गया है, उस डायग्राम में ये कह रहा है कि कोई रे ट्रेवल करती है मीडियम ए से लेकर मीडियम बी की तरफ, लाइट यहां से चली है और यहां की तरफ, तो ये एंगल कौन सा हो गया अपना, आई हो गया, ठीक है, एंगल है आई हो गया। और ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए, बी का ए के रिलेटिव में निकालना है, तो आई बाई आर कर दो बस, वही है अपना मामला, फॉर्मूला वही, आई बाई आर। आई कितना है 60, आर कितना है 45, आर कितना 45 कैसे लिख दिया है मैंने, गलत कर दिया क्या, यहां कुछ गलत कर दिया क्या कुछ,
आई आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/√2, √2/3 आना चाहिए कि आई रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू ए, बी रिलेटिव टू ए, बी का ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बी का ए के रिस्पेक्ट में। तो 60 का एंगल ये नॉर्मल के साथ ये है और ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्या आएगा आंसर बताना भाई, सही है क्या? √3/2 ही आना चाहिए क्या? √3/2 ही आना चाहिए क्या? मुझे लग रहा डायग्राम में गलती हो सकती है। 30, 60, 90, 45, 45, अच्छा 45 है ये, 45 लिखो, सही है। 1/2 √2 लिखा हुआ है ना, 1/√2, 45 है, सही है, सब कुछ सही है। ये अपना आई था, ये आर था, बस वैल्यू पुट की है। √60 की वैल्यू √3/2 और 45 की 1/√2, यही है, ठीक है। ये 45 और 60 √3/2 और बाय 1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, इंटू में ऊपर √2, तो इसको इससे काट देंगे 2 से, √2 पे, ठीक है, √3/2 आ जाएगा, सही है, ठीक है। जो भी है वैल्यू देख लेना, ग्रेटर देन लेस देन, आंसर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ बातें और, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जो तुमने सीखा, देखो अगली क्लास में ये यूज होगी सारी चीजें, ठीक है। साइन I/R सबको यूज हो, याद हो गया होगा, कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ द सेकंड मीडियम। द कांस्टेंट इज नाउन इन विच रेफर टू द रे प्रोपेगेट विद फर्स्ट मीडियम I12। अब इसमें क्या बोला गया है, इन विच द रे प्रोपेगेट। अब आपसे इसका नोटेशन वगैरह समझ में आ जाना चाहिए। साइन I/R है N2/N1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन विच रे ट्रेवल्स। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला ही, सर क्या ये 10th की ऑप्टिक्स है या 12th क्लास की? 10th क्लास के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, 10th क्लास का, ये 10th क्लास का है, ये क्या है, 10th क्लास का है, ये 10th क्लास का है, ये 10th क्लास का नहीं है, ये 10th क्लास का है, ये किसका है, 10th क्लास का है। अब जो आएगा वो आएगा +2 का, अब जो आ रहा है ये +2 का है। +2 वाले में तुम्हें क्या क्या याद रखना है, तुम्हें ये चीजें याद रखनी है। +2 वाले में देखो, मेरे पास एक तरफ एयर है, एक तरफ वाटर है, दो मीडियम हो गए, ठीक है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, एयर और वाटर, दो चीजें होगी। साइन I/R लिख दिया मैंने। अब देखो ये कह रहा है कि साइन तुमने उल्टा किया, मान लो अगर तुम्हारे पास ये रिलेशन ऐसा आएगा, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है बस बेसिकली। अगर मैं 1N2 लिखता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, क्या लिखा हुआ है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज गिवन बाय दिस। अब देख लो क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, फर्स्ट वाले का, ठीक है। यहां किसका लिखा हुआ है, देखो, व्हेन द पाथ ऑफ रे इज रिवर्स्ड फ्रॉम मीडियम टू वाटर टू मीडियम 1, अगर उल्टा कर देता हूं, ये कह रहा है पाथ को BO से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 गिवन बाय दिस, 2 1 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा ना, ये 2 का ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तुम्हें इतना कुछ भी याद नहीं रखना, तुम्हें ये वैल्यू याद रखनी है कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दो का चेंज करता हूं, कि मान लो मैंने 1N2 लिखा हुआ था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का रिस्पेक्ट टू A, और मैंने दूसरा ये कह दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगा तुम्हें, ये वाला जो क्वेश्चन है इससे ये कह रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 4/3 है, 4/3 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना, तो वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, 1/, हो जाएगा 1/4/3 हो जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा आंसर। कितने लोगों को समझ में आ गया ये वाला, बताओ भाई जल्दी से फटाफट से, ये वाला क्वेश्चन से समझ में आ गया तुम्हें उल्टा होने वाला। अगर तुम्हें उल्टा करवा के पूछेगा तो कर लोगे ना, लाइक नहीं कर रहे हो यार, तुम भूल जाते हो तुम। यहां तक की बात समझ में आ रही है तो बताओ, ये क्वेश्चन से समझ में आ गया है तो बोल दो जल्दी से फटाफट से, आगे बढ़ जाते हैं। यही चीज है बस जो मैंने अभी बताई है, यही वाला क्वेश्चन है सेम। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आया TGT 2019। अभी तुम्हारे टॉपिक का नाम ही लाइट है, तुम्हारे टॉपिक का नाम ही क्या था, लाइट था, टॉपिक का नाम ही क्या था, लाइट था। TGT HTET 2019 के अंदर पूछा गया, 2 सोर्सेज आर सेड टू बी कोरेंट इफ दे इमिट, वो क्या लाइट एमिट करें कि उनको हम क्या बोलते, कोरेंट सोर्स बोलते, क्या बोलते, कोरेंट सोर्स बोलते। उनकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनके वेव जो है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, वेव ऑफ सेम वेलोसिटी होना चाहिए,
क्या होना चाहिए? क्या बोलोगे? बोल दोगे क्या? चलिएगा अभी देखो जल्दी फटाफट से। कहता है कि टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोरेंट इफ दे इमिट द सेम फ्रीक्वेंसी। क्या? सेम फ्रीक्वेंसी एंड आइदर इन फेज और हैव ए फेज इनिशियल फेज डिफरेंस सेम। स्टार्टिंग का जो फेज डिफरेंस है वो सेम हो सकता है, लगातार सेम हो कोई जरूरी नहीं है। आर आइदर इन सेम फेज और ए कांस्टेंट, ये आगे पता है जब अभी थोड़ा इसके बाद फ्रेजनल वगैरह आते हैं फिजिक्स के अंदर है, तो वहां इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है ये जो कांस्टेंट फेज वाले की। टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम्हारे लिए तो ये पहला ही वर्ड काम का है। आइदर इन ए फेज और ए कांस्टेंट, ये तो हमेशा ही क्या है? सेम में है। ठीक है, ये क्या है? आइदर इन ए सेम फेज और ए कांस्टेंट इनिशियल डिफरेंस। बस यही बोला गया है कि टू कोरेंट सोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सोर्स। एक सोर्स एक ही होगा निकलने वाला, S1 और S2 दो स्लाइड लगाई तुमने और इनको आगे डाइवर्ट करवा दिया। ठीक है, तो तुम्हें पता है जब एक ही सोर्स से निकल रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी ना। बोलो यार जल्दी से। कांस्टेंट डिफरेंस कांस्टेंट होगा आइदर इन फेज और हैव ए कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस, स्टार्टिंग वाला। अगला देखो, अगर ये कहता है कि टू सोर्सेज हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्या है? और हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी बट नॉट स्टेबल फेज डिफरेंस आर नोन एज इनकोहेरेंट सोर्सेज। बोलो यार जल्दी से फटाफट से। नेक्स्ट, क्लियर हो गई? ये छोटी सी बात थी, सिंपल, आपको इतना याद रखना, सेम और नॉट सेम वाला बस। टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रख लेना, सेम और नॉट सेम वाला बस। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से फटाफट से। ये है आपका 8th क्लास का क्वेश्चन। 8th क्लास का, 8th का ही है शायद, 8th क्लास का। बोल दो जल्दी से, 8th क्लास का बोल दो, 8th क्लास का। मैंने वैल्यू लिख दी है तुम्हारे सामने, वैल्यू रख रखी है, तुम्हारे को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। वैसे वैल्यू रख रखी है तुम्हारे सामने, दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास कोई। जल्दी बोलो फटाफट से, फटाफट से बोल दो। क्या बोला गया है कि कोई एक वाटर है, एक मस्टर्ड ऑयल है, एक ग्लिसरीन है और एक केरोसिन है। उस मीडियम में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ओब्लिक एट द सेम एंगल वुड बी मोस्ट। कह रहा है कि मान लो ये वाली तुम्हारे पास ऐसे लाइट गिरी है, तो वो अगर ये नॉर्मल है, कह रहा है कि ये एंगल सबके सेम है, और यहां तुमने एक बार वाटर रख दिया है और एक बार तुमने मस्टर्ड ऑयल रख दिया है, मतलब मीडियम तुम चेंज कर रहे हो, मीडियम में चेंज है। जरूरत भी नहीं है तुमको टीजीटी के लिए फेज वगैरह की, और होगी तो मैं अगले लेक्चर में तुम्हें वो डायग्राम जो वेव के बनते हैं वो दिखा दूंगा कि ये फेज डिफरेंस होता है। अब ड्राइंग तो मेरे से बनेगी नहीं यार फिजिक्स की, वो कि जे तुम्हें ये फेज ऐसे ये बना के दिखा दूं ऐसे कि ये इनकी फेज सेम बन रही है, वो तो अब बनेगा नहीं मेरे से। ठीक है, तुम्हें फोटो दिखा दूंगा अगली बार कि ये होता है फेज डिफरेंस वाला। ठीक है, मुझे पता था तुम पूछोगे टीजीटी वाले, अरे फालतू का रगड़ना ही नहीं है ना, जितने से काम बढ़े वो उतना करो ना बस। ऐसे तो अब ये आगे टॉपिक और बढ़ेगा, फेज डिफरेंस से आगे फ्रेंजल्स बनेंगे। ठीक है, बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से, जो तुम्हारे काम का है उसका तो आंसर दे नहीं रहे हो, इसका आंसर करो ना। किसमें ज्यादा बेंड होगी, किसमें मोस्ट बेंड होगी? बेंड का मतलब है उसकी तरफ, किसमें इसकी तरफ आएगी। जब तुम्हारे सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया तो मतलब क्या है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ज्यादा डेंसर होता है, वो ज्यादा डेंसर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? 1.47 ग्लिसरीन का है, तो ग्लिसरीन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ये आंसर यहां देख लो, लो लिखा हुआ, ये लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये तुम्हारी 10th क्लास में लिखा हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है तुमसे। तो ठीक है, तुम्हारे सामने वैल्यू देके तुमको करवा दिया। अब ये अपनी आज की क्लास तो मेरे ख्याल में ये फॉर्मूले जो मैंने करवाए हैं वो है। अगली ये तुम्हारी क्लास क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देख लो एस्टेट के अंदर, जिसका 10th क्लास के जो अपने मैं बात करूं एस्टेट के अंदर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो ये देख लो तुम्हारे सामने है। कन्वेक्स लेंस पे आया हुआ है, उसके बाद आगे चले तो ये कन्वेक्स लेंस पे कौन कहां इमेज बनाएगा, टीजीटी 2019 में भी आया हुआ है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये तुम्हारा होगा अगली क्लास में। अगली